आज हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो की प्रमुख विशेषता के बारे में। ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। ये दोनों सिंधु घाटी या आप बोल सकते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। देखिए हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए दोनों एक ही है, सिर्फ नाम परिवर्तन हुआ है। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लीजिएगा और या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो स्थल है, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसमें समानता क्या है, अंतर क्या है, और दोनों में जो विकसित था वो कौन था। देखिए ऐसे दोनों तो बहुत विकसित थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों बहुत विकसित थे, लेकिन दोनों में ज्यादा विकसित कौन था उसको पूरा डिटेल में आज हम लोग जानेंगे। देखिए जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। लेकिन यही जब आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो स्थल हो जाएगा राखीगढ़, उसके बाद धौलावीरा, उसके बाद मोहनजोदड़ो और तब हड़प्पा आता है। यानी कि मोहनजोदड़ो 3 नंबर पर आ जाता है अगर स्थल के मामले में। अगर आपसे पूछ दिया जाए स्थल के मामले में तो ये मोहनजोदड़ो 3 नंबर पर आ जाता है। लेकिन यही आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा शहर तो ये आ जाता है 1 नंबर पर। तो ये स्थल के मामले में 1 नंबर पर कौन आता है? राखीगढ़, 2 नंबर पर धौलावीरा, 3 नंबर पर मोहनजोदड़ो और 4 नंबर पर हड़प्पा आता है। ये स्थल के मामले। अब देखिए स्थल और शहर, आप सोचेंगे कि स्थल और शहर में ऐसा क्या अंतर है। देखिए स्थल मतलब ये समझ लीजिए कि इसका क्षेत्र इतना बड़ा है, राखीगढ़ का सबसे बड़ा है, राखीगढ़ का क्षेत्र बड़ा है। ऐसे तो पूरा अभी क्षेत्र ज्ञात नहीं हो पाया, जितना ज्ञात हो पाया उतना ही। तो राखीगढ़ का ये सबसे बड़ा है। और ये शहर के मामले में मोहनजोदड़ो मतलब इधर पूरा शहर जो फैला हुआ है, फैलाव के मामले में ये मोहनजोदड़ो, इसका भले क्षेत्र छोटा है लेकिन ये फैलाव के मामले में, शहर लोगों को रहने के बसने के मामले में ये सबसे बड़ा है। अब देखिए इन मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा, इन दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा के बारे में। ये 4था नंबर का स्थल है, मतलब ये क्षेत्रफल के हिसाब से ये 4था नंबर का स्थल है। आप बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। तो देखिए इसका खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। इसका खोज कब किया गया था? 1921। यानी कि 1921 के पहले किसी को कुछ नहीं पता था सिंधु घाटी क्या होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या होता है, ऐसा कुछ सभ्यता या ऐसा भी सभ्यता, ये किसी को कुछ नहीं पता था। सबसे पहला जो स्थल खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता को कौन था? हड़प्पा था। इसकी खोज किसने की, खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने। कौन करवाया था? दयाराम साहनी ने। अब देखिए ये किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। अब देखिए जितने भी स्थल है, अधिकतर स्थल किसी न किसी नदी के किनारे। अब देखिए ये नदी के किनारे क्यों होते थे? ऐसा कभी आपने दिमाग लगाया है कि ये सारे जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सबके देखिएगा ना कोई नदी किनारे ही होगा। क्यों, क्या जरूरत है नदी के किनारे होने का? कोई तो ऐसा कारण होता होगा ना। देखिए सबसे प्रमुख कारण नदी किनारे होने से क्या होता है, एक तो पानी आसानी से मिल जाता है, दूसरा उपजाऊ भूमि बहुत अच्छा मिल जाता है। यानी कि आप अगर खेती होती भी करेंगे तो भी आपका भूमि मिल जाता है अच्छा से। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है जल यानी कि पानी आपको मिल जाता है। अब एक और बात समझिए, इस समय तो मान लीजिए अगर पानी की जरूरत हो तो बहुत सारी व्यवस्था हो गया है। पानी अगर आपको पीना होगा तो बहुत सारी व्यवस्था हो गया जिससे पानी, इस समय नदी के पास रहने की मतलब नदी के पास बसने की कोई जरूरत नहीं। नदी के पास न भी बसिएगा तो भी आपको पानी एकदम आराम से मिल जाएगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय पानी चाहिए तो कहाँ बसना पड़ता था? नदी के साइड में। और पेड़ भी अधिकतर कहाँ होते थे? नदी के साइड में। तो इसीलिए ये जितने भी आप स्थल देखिएगा ना, ये सब कहाँ बसे होंगे? नदी के पास में। अब देखिए ये रावी नदी के तट पर है और इसको वर्तमान का इसका लोकेशन दिखा जाए कि वर्तमान में मतलब कहाँ अभी है, तो ये है माउंट गोमरी जिले में। माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी ये कहाँ है? अभी है ये पाकिस्तान। माउंट गोमरी जिला ये अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। माउंट गोमरी जिला क्या नाम है? माउंट गोमरी है, पाकिस्तान, रावी नदी के तट पर है। अब देखिए ये हड़प्पा आप तो देख लिए, ये खोज किसने किया था, कौन सा नदी किनारे है, कौन सा जिला किनारे, आप देख कौन सा जिला में अभी है। आप देखते हैं कि यहाँ से खुदाई पर क्या क्या मिला था। आप देखिए आप ऐसा भी दिमाग में आ रहा था खुदाई क्यों करवाएगा? क्यों? क्योंकि बहुत साल पुराना ये सभ्यता है। ये बहुत सारे धूल मिट्टी से सब ढक गया था। मान लीजिए वहाँ कोई रहेगा नहीं, धूल मिट्टी से ढकेगा ही ढकेगा। धूल मिट्टी से ढक कर पूरा परत जम गया था। तो किसने खुदाई करवाया था? दयाराम साहनी ने। अब खुदाई करवाया तो उसमें क्या क्या इनको मिला था, देखिए क्या क्या मिला था। सबसे पहला मिला था श्रमिक आवास। श्रमिक मतलब जानते हैं वही मजदूर, कौन किसका? श्रमिक यानी काम करने वाले लोगों का आवास मिला था। उसके बाद कुम्हार का क्या मिला था? चाक मिला था। कुम्हार का चाक, जिस पर कुम्हार बर्तन बनाते हैं और बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत सारे बर्तन बनाते हैं, उनका क्या मिला था? चाक मिला था।
उसके बाद अन्नागार, अन्नागार मतलब समझते हैं अन्न रखने वाला, यानी कि उस अन्न को रखने के लिए अन्नागार बनाया गया था, यानी बहुत बड़ा घर। अभी भी गोडाउन बनाया जाता है ना, अन्न को रखने, मान चावल रखना है तो उसके लिए गोडाउन बनाया, गेहूं रखना है तो उसके लिए गोडाउन बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत मात्रा में पूर्ति करना है, तो वहीं से सब क्या होता था, क्या होता है, अभी भी जाता है ना, उसी लिए ये हड़प्पा में उस समय अन्नागार बनाया गया था, क्योंकि यहीं से सारे जगह हड़प्पा वासियों के लिए क्या जाता था, अन्न। अब देखिए उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति। अब देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, पूरा हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता ये मातृ सत्तात्मक थी। मातृ सत्तात्मक का मतलब समझिए, मातृ सत्तात्मक का मतलब ये होता है महिलाओं को थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट, थोड़ा ज्यादा सम्मान मिलता था, और महिलाओं की यानी कि मातृ देवी की पूजा होती थी। वहां पर पुरुषों से ज्यादा मतलब महिलाओं को ज्यादा सम्मान मिलता था। समाज में सभी काम करने की पूरा आजादी थी, सब कुछ था, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं था। तो ये मातृ सत्तात्मक कौन था, ये हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो इससे क्या अनुमान लगाएगा कि वो मातृ सत्तात्मक था। अब देखिए ओखली मिली है, किसकी में ओखली मिली है, लकड़ी की। ओखली तो जानते ही होंगे ना, ओखली जानते ही होंगे, ये लकड़ी की मिली है। ताबूत मिला है। उसके बाद कब्रिस्तान के भी प्रमाण मिले। अब कब्रिस्तान देखिए, कब्रिस्तान यानी कि वहां पर लोगों को मरने के बाद अंतिम संस्कार कैसे किया जाता होगा, कब्रिस्तान यानी कि दफना कर किया जाता होगा। कब्रिस्तान मिले यानी कि दफना कर किया जाता होगा। उसके बाद हाथी का कंकाल मिला है, हाथी का कंकाल मिला, और एक और चीज मिला है, ये मिला है एक सींग वाला जानवर का भी कंकाल मिला है, एक सींग वाला जानवर का। तो क्या क्या मिला है, ये हड़प्पा हो गया। हड़प्पा श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी का कंकाल मिला है। ये है हड़प्पा। ये हड़प्पा में इतना कुछ मिला हुआ, इतना विकसित था हड़प्पा। क्या क्या था। अब इसके बाद मोहनजोदड़ो। देखिए ये दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे ना, तो आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों में से विकसित कौन था। आप खुद से, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दोनों में से विकसित कौन था, आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कौन विकसित होगा। अब उसके बाद मोहनजोदड़ो पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई 1921 में हुआ था, तो इसकी कब हुआ था, 1922 में, यानी एक साल बाद किसकी खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की। इसके खुदाई के खोजकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी। कौन थे, राखलदास बनर्जी। अब ये भी कोई नदी के तट पर होगा, तो जरूरी है, नदी के तट पर तो होना जरूरी है ना, क्यों जरूरी है आपको पता ही है। देखिए ये सिंधु नदी के तट पर था। कौन सा नदी के तट पर, सिंधु। इसका वर्तमान का लोकेशन है लारकाना, पाकिस्तान में है। ये भी पाकिस्तान में था, ये भी पाकिस्तान में है। ये दोनों, ये लारकाना जिला में है। कौन सा जिला, लारकाना। और ये माउंट गोमरी जिला में ये है, ये हड़प्पा, और ये है लारकाना जिला। ये है रावी नदी के तट पर, ये है सिंधु नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। ये अब यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से तो क्या क्या मिला था, श्रमिक आवास मिला था, कुम्हार का चाक मिला था। तो यहाँ पर श्रमिक नहीं, यहाँ पर पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित मतलब पंडित या पूजा करवाने वाले लोग, जो पूजा करवाते थे उस समय, वो पुरोहित आवास मिला है। देखिएगा ट्रिक से एकदम याद कर चलिएगा, देखिए कैसे याद हो जाएगा, एकदम सब यहाँ तक याद हो जाएगा। देखिए कैसे पुरोहित यानी कि पंडित जी का आवास मिला है। तो पंडित जी सबसे पहले क्या करते हैं, स्नान करते हैं। पूजा करवाने से पहले क्या करेंगे, स्नान, यानी कि स्नानागार भी क्या हुआ है, मिला। अब देखिए स्नानागार से छोटा मोटा स्नानागार नहीं, ये शहर के बीचों बीच बड़ा सा स्नानागार, यानी कि आप इस समय के दृष्टि से बोल सकते हैं स्विमिंग पूल देखे है ना, एकदम पूरा फैसिलिटी एकदम स्विमिंग पूल वाला था, पूरा सुविधाएं जो था वो स्विमिंग पूल वाला था। आप बोलिए कि नहीं स्विमिंग पूल वाला कैसे हो सकता है, देखिए कैसे था। स्विमिंग पूल में क्या क्या होता है, वो स्विमिंग पूल तो अच्छा होता ही होता है, उसमें पानी निकालने के, यानी गंदा पानी निकालने के बाहर, और साफ पानी डालने की भी सुविधा होती है, यही होती है स्विमिंग पूल में। तो उसमें भी ऐसा था, ये गंदा पानी निकालने का और साफ पानी डालने की भी अच्छी तरह एकदम व्यवस्था था। तो वहां पर क्या था, स्नानागार, वो भी बड़ा। अब आप बोलिए किसी का पर्सनल हो सकता है, देखिए पर्सनल नहीं था। और शहर के बीचों बीच कौन पर्सनल बनवाएगा, आप बोलिए कि नहीं कोई राजा महाराजा होंगे तो नहीं बनवा सकते, नहीं। देखिए राजा महाराजा कहीं महल में ना बनवाएंगे, शहर के बीचों बीच कौन सा ऐसा राजा होगा शहर को कहेंगे नहीं हम बीचों बीच हम बनवाएंगे, ऐसा हो सकता है, शहर के नहीं हम बीचों बीच ही स्विमिंग पूल बनवाएंगे, नहीं। और देखिए उसके आसपास चारों तरफ कुछ घर भी मिले हैं, यानी कि राजा, यानी कि बहुत सारे लोगों का स्नान करने के लिए वो था। ये नहीं कि अगर एक लोगों का स्नान करने के लिए तो बहुत सारे साइड में, क्यों वहां पर छोटे छोटे कमरे मिलते, नहीं। कमरा छोटे छोटे इसलिए मिला है कि बहुत सारे लोगों को स्नान करने के लिए वो था, शहर के बीचों बीच। कोई त्योहार में या कोई में भी होता होगा कि लोग स्नान करते होंगे। तो देखिए पहला पुरोहित आवास, पुरोहित यानी पंडित जी अब कहाँ जाएंगे, स्नान करेंगे। उसके बाद स्नान करने के बाद क्या करेंगे, सूती वस्त्र पहनेंगे ना, तो सूती वस्त्र का भी वहां पर प्रमाण मिला, यानी सूती वस्त्र भी मिला। आगे बढ़ते हैं। अब वस्त्र पहनने के बाद खाना खाएंगे,
अन्न ग्रहण करेंगे, उसके बाद अन्न ग्रहण करने के बाद कुआं में क्या करेंगे, पानी पिएंगे, कुआं से क्या करेंगे, पानी पिएंगे, यानी कि अन्नागार भी वहां पर मिला। अब देखिए यहाँ पर भी अन्नागार मिला था, ये हड़प्पा वाला में भी आपको अन्नागार मिला था, दोनों में आप देखिए कंफ्यूजन क्या होगा। अब दोनों में बड़ा कौन था, कौन बड़ा होगा, दोनों में बड़ा ये था, ये मोहनजोदड़ो वाला बड़ा था, और बहुत बड़ा था, छोटा नहीं था, इससे कई गुना बहुत ज्यादा इससे बड़ा था। ये तो छोटा मोटा छोटा सा था, लेकिन ये बहुत बड़ा था अन्नागार। ये अनुमान ये लगाएगा ना कि ये सिर्फ हड़प्पा वासियों को पूरा करने के लिए ना, ये व्यापार करने के लिए भी शायद अन्नागार बनाया होगा। इतना विशाल अन्नागार मिला है, इतना बहुत बड़ा गोडाउन मिला है ये अन्न रखने वाला। अब देखिए ये पंडित जी सूती वस्त्र पहन लिए, अन्न खा लिए, उसके बाद कुआं में से पानी पी लिए, और पानी पीने के बाद कैसे जाएंगे, चौड़ी सड़क से। बहुत देखिए ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता की सारी जो बहुत जितनी भी सड़कें थी सब चौड़ी थी, मतलब ठीक ठाक चौड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये जो मोहनजोदड़ो की सड़कें थी ना बहुत ज्यादा चौड़ी थी, इनसे बहुत ज्यादा चौड़ी थी। यानी कि देखिए इससे कौन से मामले में, अन्न के मामले में भी बड़ा हो गया, ये सड़क की चौड़ाई के भी मामले में बड़ा हो गया। अब देखिए सड़कें चौड़ी थी, चौड़ी सड़क से जाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे ना, पशुपति की मूर्ति भी मिली है। किसकी स्थान मिला है, पशुपति की यानी पूजा करेंगे। उसके बाद सभा भी लगेगा, पूजा होने के बाद क्या लगेगा, सभा भी लगेगा, और सभा के बाद नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिलती है। कैसी मूर्ति मिलती है, नृत्य करती हुई कांसे की एक मूर्ति मिली है। अब देखिए कांसे का, इससे पहले ताम्र पाषाण युग था, यानी कि पहले तांबा की यूज होता था। इससे जैसे ही यहाँ पर आया ना तो जरूरी है पहले तो आप तांबा की यूज कीजिए, तो तांबे के ये भी यूज थोड़े करेंगे, इसमें कुछ परिवर्तन लाए। परिवर्तन लाकर क्या किया, ये कांसे का यूज करने लगे। कांसा कैसे बनता है, कांसा बनता है कैसे, ये तांबा और टीन को जब मिलाइएगा तो क्या बनता है, कांसा बन जाता है। तांबा और टीन को मिलाइएगा तो ये क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। तो ये कांसे की नृत्य करती हुई, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। कैसे मिली है, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। अब देखिए एक बार और मोहनजोदड़ो को देख लेते हैं। इसकी खुदाई हुई थी 1922 में रखल दास बनर्जी द्वारा। सिंधु नदी के किनारे है, लड़काना जिला पाकिस्तान में है। पुरोहित आवास मिला है, यानी पंडित जी सबसे पहले आवास में रहेंगे, उसके बाद स्नानागार मिला यानी स्नान करेंगे, फिर सूती वस्त्र का प्रमाण मिला यानी सूती वस्त्र पहनेंगे, उसके बाद अन्न खाएंगे, अन्नागार मिला है, उसके बाद कुआं से पानी पिएंगे, कुआं मिला है, चौड़ी सड़क पर जाएंगे यानी सड़क मिला है, और पशुपति की पूजा करेंगे, फिर सभा लगेगा, फिर नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है। यही है दोनों में डिफरेंस। अब देखिए दोनों में तो देख लिए क्या क्या है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या क्या मिला। देखिए अन्नागार कॉमन मिला है जिससे ये बड़ा है, सड़कें मिली है जिससे ये सड़कें क्या है, बड़ी है। अब देखिए एक सभा भवन भी मिला है, दोनों में क्या कॉमन मिला है, सभा भवन। दोनों में ये कॉमन है, क्या है, सभा भवन। लेकिन इसका जो सभा भवन है, मोहनजोदड़ो का जो सभा भवन है, इससे बड़ा है। ये जो हड़प्पा के सभा भवन है, सभा करने के लिए, सभा आपको पता ही है, तो इससे ये क्या है, बड़ा है। तो आप अब अनुमान लगाइए कि दोनों में बड़ा कौन होगा। देखिए आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं। जब अन्नागार बड़ा मिला है, चौड़ी सड़कें बड़ा मिली है, सभा भवन बड़ा मिला है, तो अपने आप समझ जाइए कि इन दोनों में विकसित तो दोनों था, लेकिन ज्यादा विकसित कौन था, मोहनजोदड़ो। यानी बड़ा कौन था, मोहनजोदड़ो। वैसे ही बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से देखिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा।